आज रुद्राक्षर चैनल की बेबाक बात में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी। बिंदल जी 5 बार विधायक रहे हैं। इसी दौरान एक बार विधानसभा स्पीकर और एक बार मिनिस्टर। अब तीसरी दफ़ा हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मौजूदा प्रशासनिक और राजनीतिक हालात और भाजपा की भावी राजनीतिक तैयारियों को लेकर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्राक्षर चैनल पे। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वशिष्ठ जी को सादर प्रणाम। और आपने बहुमूल्य समय निकाला, हमें जनता के साथ रूबरू कराने का एक अवसर दिया, आपका आभार। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो प्रदेश है, सबको पता है इस वक्त के लगभग 1 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ के तले करा रहा है लगभग, और सरकार की भी जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल पा रही। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं। नो डाउट पहले भी सरकार को छोटा प्रदेश है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज कम हैं, कर्जे पहले भी लिए जाए, पर इस तरह की जैसे अब हाय तौबा मच रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका क्या कारण आप मानते हैं कि सरकारें पहले भी चली, थोड़ा बहुत कर्ज पहले भी लेते थे, अब भी लिया जा रहा, शायद पहले से ज़्यादा लिया, लेकिन अफरा तफरी सरकार में भी है, पब्लिक भी त्राहिमाम कर रही है। इसके लिए आप कहाँ कोई कमी ढूंढ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 1,10,000 करोड़ का कर्जा, और उस कर्जे में भी कर्जे के ब्याज की और कर्जे की किश्तों की भरपाई का सवाल, बहुत बड़ा सवाल। परंतु 2022 तक जो सरकार चल रही थी, उस सरकार के दौरान विकास भी हो रहा था, जन सेवा की स्कीमें भी चल रही थी, और इस प्रकार की आवाज भी बहुत बुलंद नहीं थी कि प्रदेश डूब गया, हम सैलरी देने की स्थिति में नहीं हैं, हम पेंशन देने की स्थिति में नहीं हैं, हम रिटायरमेंट के बेनिफिट्स देने की स्थिति में नहीं हैं। तो ये इस बात की ओर स्पष्ट इंगित करता है कि कहीं ना कहीं तो वर्तमान सरकार जो 40 महीने की सरकार हो गई है, उस सरकार का और फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति प्रदेश की खड़ी हुई है। ये जो कर्ज लेने का काम है, माननीय शांता जी के समय में नहीं था, पर उसके बाद आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने इसको शुरू किया। अलबत्ता आदरणीय धूमल जी के समय में भी उसके बाद कर्ज लिया, पर उनका क्वांटम बहुत थोड़ा था, और वो क्वांटम बहुत कम था। 69,000 करोड़ ये एक्यूमुलेटिव है। शांता जी, धूमल जी, वीरभद्र जी और जयराम जी सबका मिलाकर के एक्यूमुलेटिव 69,000 करोड़, पर हमने 3 साल के अंदर जो कर्ज लिया है वो 45,000 करोड़। अब 3 साल में कर्ज लिया 45,000 करोड़ 40 महीने में, परंतु विकास तो दिखना चाहिए। आपने कर्ज लिया, विकास कहां गया? आए दिन आप स्कूल बंद करते हैं, आए दिन आप कॉलेज बंद करते हैं, अस्पताल बंद करते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल बंद करते हैं, पटवार सर्कल आप बंद करते हैं, तहसीलें बंद करते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस बंद करते हैं, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस बंद करते हैं। आप जब लगातार कार्यालयों को, स्कूलों को, अस्पतालों को बंद कर रहे हैं, तो फिर वो कर्ज किस बात का? आप लगातार कहते हैं कि जी हमारे पास ये स्थिति नहीं, इसलिए हमने और स्कूल बंद कर दिए। आपने स्कूल भी बंद कर दिए, मास्टर भी वहां से हटा दिए, बच्चे भी वहां से हटा दिए, और अब एक नया नाम लेकर के आगे मर्ज कर दिया। ये मर्ज नहीं है, मर्ज है, ये उर्दू का मर्ज है। तुमने प्रदेश में मर्ज फैला दिया, बीमारी फैला दी है।
लड़के लड़कियों को इकट्ठा करेंगे और एक स्कूल को बंद करेंगे। तुमने स्कूल को बंद करने का नायाब तरीका निकाला और लड़के लड़कियों को इकट्ठा कर दिया। और संदेश क्या देना चाहते हैं? आप और अपने पूरी फेलियर्स का ठीकरा केवल और केवल केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना। 40 महीने हो गए, 40 महीने के अंदर आपने 500 बार मोदी जी को गाली दी है। सरकार कांग्रेस की है। सरकार चलाना, जनता की सेवा करना, जनता के हितों की रक्षा करना, यह प्रदेश की सरकार का दायित्व है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट के अंदर एक मरीज को मिलने वाले इलाज की सुविधा से अगर सरकार वंचित कर दे तो सरकार को क्या कहेंगे? गरीब आदमी का एक कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड के माध्यम से, हिमकेयर के कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज उसके परिवार को मिल जाता है। इमरजेंसी आई, डिलीवरी करानी है, कार्ड लेके गया, डिलीवरी करा के घर आ गया। इमरजेंसी आई, एक्सीडेंट हो गया, घुटना टूट गया, उसको रिप्लेस करा के वो घर आ गया। इमरजेंसी आई, हार्ट प्रॉब्लम हुई और स्टेंट डलवा के और कार्ड लेकर के घर आ गया। अब इस सरकार ने वो हिमकेयर का कार्ड बंद कर दिया। इस सरकार ने वो आयुष्मान का कार्ड चलना बंद कर दिया। इस सरकार ने वो जो बेड रिडन व्यक्ति है उसकी सहायता के लिए 3000 रुपए का एक सहयोगी उसको लगाया था, वो सहारा योजना, उसको बंद कर दिया। एक कन्या जिसकी शादी होनी है और उसको मदद की जरूरत है, कन्यादान योजना, उसको बंद कर दिया। और कागजों में दिखाने के लिए कोई योजना बंद नहीं है, पर प्रैक्टिकली सारी योजनाएं बंद है। सो कर्जा भी लिया तो कहां गया? कर्जा लिया, समाज की सेवा की, समझ में आता है। कर्जा लिया, सड़क बनाई, समझ में आता है। आप सड़क के गड्ढे आप भरते नहीं, सड़क की मिट्टी आप साफ करते नहीं, नई सड़क आप बनाते नहीं, नई पेयजल योजना आप बनाते नहीं, जो पेयजल योजना बंद होगी उसको ठीक आप करते नहीं, नए स्कूल का भवन आप बनाते नहीं, नया कॉलेज का भवन आप बनाते नहीं, जो पुराना चल रहा है उसको ठीक नहीं करते हैं, तो कर्ज कहां गया? तो मैं आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ बीच में। मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय ने एक वादा किया था, वो तो निभाया, आप उससे भी इनकार कर रहे हैं। उनका वादा था हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपने कही, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ फिर, कि जो पहले थी वो बंद हो गई, जो पहले थी वो बंद हो गई। दूसरा, वो हिम कार्ड की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें या किसी और योजना की, वो कभी नहीं मानती मौजूदा सरकार कि हमने बंद कर दिया है। वो कहते हैं इसको हमने थोड़ा सा रैशनलाइज करा है, इसे ठीक किया है, हमने चैनलाइज किया। वहाँ मिल भी नहीं रही है सुविधा किसी हॉस्पिटल में। साथ में ये भी कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि हमने कुछ बंद नहीं किया, जो पहले था वैसे चल रहा है। संविधान का नाम लेकर के, संविधान की सौगंध खा करके सत्ता में बैठने के बाद हमने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगा दिए, गैर कानूनी तौर पर लगा दिए। संविधान में प्रावधान नहीं है, हमने लगा दिए। उनको हमने मंत्रियों का दर्जा दे दिया, मंत्रियों वाली गाड़ियां दे दी, मंत्रियों वाली कोठी दे दी, मंत्रियों वाला काम दे दिया। खर्चा तो शुरू हो गया, काम उनसे ले नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, भाई इनको हटा दिया जाए। उनको हटा दिया गया, परंतु तब तक 1.5 साल 2 साल तक उनको करोड़ों अरबों रुपया दे दिया। पर सरकार यहां नहीं मानी। व्यवस्था परिवर्तन बता रहा हूं आपको। सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ना मान करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील खड़े कर दिए। कोई वकील 30 लाख रुपए पेशी का, कोई 20 लाख पेशी का, कोई 10 लाख पेशी का। माल मुफ्त, दिले बेरहम। यानी सरकार का माल है, उसको आप अपने सीपीएस को बचाने के लिए, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बचाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम पर आ गए। सेम आपने एडवाइजर लगा दिए, आपने एडवाइजर लगा दिए, ढेर सारे एडवाइजर लगा दिए। वो एडवाइज क्या करते हैं? वो व्यवस्था पतन की एडवाइस करते हैं क्या? आपने चेयरमैन लगा दिए, वाइस चेयरमैन लगा दिए, उसके बाद डायरेक्टर लगा दिए और लगभग 150 का आंकड़ा पहुंचा दिया और उनकी हर प्रकार की सुविधा को आपने बढ़ा दिया। फिर मैं वही कहूंगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त का माल है इसलिए दिल बेरहम है। आपने 125 एडवोकेट तैनात कर दिए।
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कोर्ट्स के अंदर, और उनकी फीस तय कर दी। तो आपने और पैसे का ड्रेन शुरू कर दिया। किसके लिए? मित्रों के लिए। किसके लिए? सहयोगियों के लिए, जनता के लिए नहीं। काश आप ये व्यवस्था परिवर्तन जनहित के लिए करते। काश आप ये व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल के लिए, हित के लिए करते। नहीं, यदि केवल और केवल मित्रों का हित, केवल और केवल अपनी पार्टी का हित, केवल और केवल अपना हित ये व्यवस्था परिवर्तन है, तो वास्तव में जनता के लिए तो व्यवस्था का पतन हो गया। उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। ये जो लगता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है यदि आपकी नजर में, तो क्या इसके ऊपर श्वेत पत्र लाएगी सरकार आने वाली हमारी बीजेपी? प्रभु करे हिमाचल की जनता बीजेपी की सरकार बनाए। जो सरकार सत्ता में आएगी उसको ये जो पटरी से डिरेल हो गया है, पटरी से उतर गया है, उसको पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसको सारी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में तो जनता के सामने लानी ही पड़ेगी, परंतु एक एक पाई पाई का उपयोग उसको जनहित में करना पड़ेगा, और किए बिना ये संभव नहीं है। सो भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशैली रही है। मैं एक समय का उदाहरण देता हूं, 2007-8 का और 2008-9 का। माननीय प्रेम कुमार धूमल जी सत्ता में थे। उस समय केंद्र की ग्रांट में बड़ी मात्रा में हिमाचल को कटौती हुई, और कभी इस तरह का ह्यू एंड क्राई उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मितव्ययता के उपाय किए, मितव्ययता के साथ सरकार को चलाने का निर्देश दिया, स्वयं भी मितव्ययता का पालन किया, और सरकार एक काम करने वाली सरकार के रूप में आगे आई। परंतु यहाँ बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर केंद्र की श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 4 लेन हाईवेज बना रही है, तो प्रदेश की सरकार उसको हेल्प नहीं करती है। नेशनल हाईवेज बना रही है, तो प्रदेश की सरकार उसको हेल्प नहीं करती है। रेलवे का विस्तार कर रही है, तो प्रदेश की सरकार लैंड एक्विजिशन में और बाकी चीजों में मदद नहीं करती। यानी केंद्र की सरकार कर रही है, परंतु प्रदेश की सरकार उसको मदद नहीं कर रही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जितना पैसा मोदी जी ने वर्तमान सरकार को दिया, न भूतो न भविष्य थी। जितना पैसा रेलवे विस्तार के लिए वर्तमान सरकार के समय में केंद्र ने दिया, न भूतो न भविष्य थी। निरंतर आपदा राहत के लिए लगभग 5,600 करोड़ रुपए से अधिक केंद्र ने दिया, तो वो भी। और यानी जनहित में जो धनराशियां इस्तेमाल होनी चाहिए वो ना होना वास्तव में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है, जिसके आधार पर सत्ता में कोई भी पार्टी आती है, जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी और आदरणीय सुखविंदर जी सत्ता में आए हैं, उसके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नॉट टू दैट एक्सटेंट। आपने कहा कि हम महिलाओं को 1,500 रुपया देंगे, किनको देंगे? 18 साल से ऊपर सबको देंगे। और आप तो विद्वान हैं, आप जरा कैलकुलेट करके देखिए कितनी बहनें हुई। 28 लाख बहनें बनती हैं 18 साल से ऊपर। आपने 28,000 को भी नहीं दिया, और जाकर के दिल्ली में बोला, आपने महाराष्ट्र में बोला, आपने झारखंड में बोला, हमने और वायदा पूरा कर दिया, हमने गारंटी पूरी कर दी। और अब तो आप हिमाचल में भी बोलते हैं, महिलाओं के बीच में बोलते हैं खड़े होके। आपने बोला था, प्रियंका जी ने बोला था, सब आई थी, 1 लाख सरकारी नौकरी हम पहली कैबिनेट के देंगे, और सबने जोर जोर से बोला पक्की देंगे, पेंशन वाली देंगे, 58 साल की देंगे, 58 साल की पक्की देंगे। तो अब क्या हो रहा है? अब वन मित्र लगेंगे, अब पशु मित्र लगेंगे, अब रोगी मित्र लगेंगे, अब मित्रों के भी मित्र लगेंगे। तो
क्या क्या लगेगा, और अप्रेंटिस लगेंगे 2 साल के लिए लगेंगे, कोई 3,000 में लगेगा, 4,000 में लगेगा, कोई बोरी उठा करके दौड़ेगी बेचारी, तब जाकर के वो, और कोई मित्र लगेगी या नहीं लगेगी। ये व्यवस्था परिवर्तन, उन बेरोजगारों के साथ ठगी, उन बहनों के साथ ठगी। आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आम आदमी ने सोचा मजा आ गया, 125 यूनिट पहले मिल रहे हैं, अब 300 यूनिट हो जाएगी तो हमारा तो खर्चा बच जाएगा। तो वो सिर मुंडाते ओढ़े पड़े। इन्होंने क्या किया, नए मीटर लगा दिए, जिसका 500 का बिल आता था उसका 5,000 का बिल आता है, और वो जो 125 मिलती थी वो तो गई भाड़ में। आपने रेट बढ़ा दिया बिजली का। बिजली का रेट अप टिल 46% पहले चरण में बढ़ाया, अब वो लगभग 100% बढ़ा दिया। आपने कहा था कि महिलाओं को जो HRTC के किराया में सुविधा मिलती है, जयराम ठाकुर की बीजेपी की सरकार ने 50% दे रखी है, हम इसको बढ़ा के 75% कर देंगे। आपने वो 25% भी खत्म कर दी, 50% भी खत्म कर दी, HRTC का किराया बढ़ा दिया। और मैं तो ये कहूंगा जनाब कि आज महिलाओं को, पुरुषों को इतनी परेशानी हो गई है, 500 से ज्यादा बसें ऑफ रोड कर दी, और जो HRTC का फ्लीट है वो कम हो गया, बहुत सारे रूट बंद हो गए। रूट बंद होने से वहां पर बस नहीं जाती है। एक गरीब आदमी 500 रुपए की टैक्सी मंगाता है तो वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ये आज हमने जनता को दिया। आप बोलते हो हमने दूध का और दाम बढ़ा दिया। क्या दाम बढ़ा दिया? आपने 100 रुपए लीटर लेने को कहा था, हर किसान से 10 लीटर लेने को कहा था। कितनी क्षमता का दूध ले रहे हैं और किस रेट में दूध ले रहे हैं? 100 रुपए लीटर, 2 रुपए किलो गोबर। और आज मुख्यमंत्री जी आप स्वयं में तो शायद खुश होते होंगे, परंतु उस बहनों से जाकर के पूछो जरा जो बोलती हैं हमारा गोबर तो सूख गया तो ने उठाया नहीं। तो मेरा ये कहना कि किस प्रकार की सरकार किस प्रकार के एजेंडे को लेकर के आई, और आज उस एजेंडे को पूरा क्योंकि आप नहीं कर रहे तो आप सिर्फ बीजेपी को गाली देंगे। अरे बीजेपी को गाली देना छोड़ो यार, 3.5 साल हो गए तुम्हारी सरकार को। अगर बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं थी तो जनता ने बदल कर तुम्हारी सरकार बना दी। जब तुम्हारी सरकार बना दी तो जनहित के काम करो ना, जनता को जवाब दो, बीजेपी को छोड़ो। बीजेपी अपने आप कर लेगी अपना काम। दूसरा, अभी भी डिजिटल मीडिया के ऊपर एक बाइट है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कि इस हिंदुस्तान में वो कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन जीतने के लिए झूठ नहीं बोलती। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सुखू साहब की बाइट है। इस तरह की बातें कह के ये स्वकृति नहीं है, स्वीकृति कि हाँ हमने झूठ बोला, इसका मतलब ये भी तो इंटरप्रिटेशन हो सकती है ना। और दूसरी बात कि अभी तक वो पिछली सरकार को एक बोल रहे हैं जिसका आपने थोड़ा रेफरेंस भी कि ठाकुर जयराम जी ने जितना भी पैसा पहले आया था या कर्ज लिया था वो घालमेल हुआ, ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया, इस कारण हम इस दशा में पहुंच गए हैं। अभी भी वो ब्लेम गेम ही है, जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी स्किन बचाने के लिए उनके पीछे अटक रहे हैं। आपका जवाब ये था कि यदि मान लोगे ऐसा हुआ ही है तभी तो आपको लाए, आपने क्या किया? तो सुखू साहब का ये भी कहना है कि कौन झूठ नहीं बोलता, ये उनका मानना है। क्या कहेंगे? 3 विषय इसमें महत्वपूर्ण है और जो जनता के ध्यान में आने चाहिए। पहला तो ये कि कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है ये भानुमति का कुनबा है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और सबकी अपनी अपनी चाल है। वो चाहे मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, और मंडी पे इन्होंने एक मंच सजाया था और उस मंच पे खुलेआम आधी रात को निपटाने वाली बात हुई थी, और ये सबको विदित है। उसके कारण मुख्यमंत्री जी जनता का ध्यान बटाने का काम करते हैं, इसलिए वो हर रोज नई बातें कहते हैं। अब उनकी कही की बात को अगर से माना जाए तो उन्होंने सत्ता में आने के बाद हिमाचल प्रदेश के सनातन को बहुत बुरी तरह से कोसा,
उन्होंने कहा कि 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके सत्ता में आया। इससे बड़ा क्या और हिमाचल की जनता के साथ, हिंदुओं के साथ या सनातनियों के साथ अन्याय किया जा सकता है। और फिर ये शब्द प्रयोग उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में किया कांग्रेस की, और उसके बाद यही शब्द प्रयोग उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के किया। वो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। और फिर अगर जे उसी समाज ने आपको सत्ता में बैठाया है तो आप उनकी चिंता करिए ना, आप अपनी वादे पूरे करिए ना, आप अपनी गारंटियां पूरी करिए ना। उन गारंटियों का ठीकरा आप बीजेपी के ऊपर दो। डॉक्टर साहब, लगभग हर दूसरे दिन पूरी सरकार ये कहती है सेंटर ने हमारा गला दबा दिया, हमने ओपीएस दिया, उसका बदला लिया जाए, जो भी उनको सूट करता वो कह रहे हैं। पर प्रदेश में एक मंत्री ऐसे भी हैं जो जब भी वहाँ सेंटर में जाते हैं वो किसी से कुछ ना कुछ बड़ी अमाउंट लेके प्रदेश में आते हैं और अगले दिन वो पूरे प्रदेश को बताते हैं मीडिया में, मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए इतने करोड़ लेके आ गया हूँ। ये क्या माजरा है? केंद्र की मोदी सरकार योजनाओं की दृष्टि से जो भी डिमांड जाती है उसको हिमाचल हित में देती है, और वो कोई वहां जाए या ना जाए वो पैसा बड़ी मात्रा में आता है। अभी और एक प्लानिंग की मीटिंग सर्वदलीय बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, मैं भी उस बैठक में गया था। तो हमारे फाइनेंस मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अपनी ओर से एक प्रेजेंटेशन हमको दी और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से वो प्रेजेंटेशन दी। उस प्रेजेंटेशन को वहीं पर बैठे बैठे मैंने ग्रैंड टोटल किया उन्हीं की प्रेजेंटेशन को, और उनकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को लगभग 2,12,000 करोड़ रुपया 3-3.25 साल के अंदर अलग अलग मदों में, और वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। पर सरकार ओन ही नहीं करती इस बात को। तो सरकार उसको ओन इसलिए नहीं करती कि जिस दिन वो ओन कर लेगी उस दिन लोग बोलेंगे भाई ये पैसा तो है, तुम काम क्यों नहीं करते, और वो काम करते नहीं। डॉक्टर साहब, अभी कुछ महीने पहले कैलकाटा में किसी वजह से ईडी गई, वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री वहाँ जाके खड़ी हो गई, मेरे प्रदेश में आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पूछे बिना नहीं ऐसा कर सकते। आगे ज़्यादा नहीं बात करूँगा। अभी 2 रोज पहले हिमाचल में दिल्ली से पुलिस आई, यहाँ सीएम साहब तो नहीं खड़े थे लेकिन वहाँ उनके एसएसपी खड़े हो गए। आप ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये फेडरल सिस्टम, मुझे माफ़ करना मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हमारा फेडरल सिस्टम है कि कहीं ये पुरानी वो वाली साइकी मानसिकता कि नहीं ये मेरी रियासत में, इस शब्द के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, नहीं ये मेरी रियासत है, इसमें वो होगा जो मैं चाहूँगा। क्या इस तरह की सोच यदि धीरे धीरे जो बढ़ रही है ये नुकसान नहीं पहुँचाएगी सिस्टम को? एक साधारण किस्म का किसी ने कोई और गलत काम किया है, एक रूटीन में कोई हत्या है, बलात्कार है, उस प्रकार का काम किया है, और एक अंतरराष्ट्रीय एआई समिट जहां पर भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उस अंतरराष्ट्रीय एआई समिट के अंदर आप अर्धनग्न होकर के और भोंडा प्रदर्शन करते हैं और भारत की छवि को दागदार करते हैं। ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना और प्रोटेक्शन दे करके उसको रोडू के चांचल होटल के अंदर पहुंचा देना, जहां वो पहुंच ही नहीं सकते हैं, ऐसा स्थान वहां पर पहुंचा देना, और उसके बाद जब
जिनके ऊपर आरोप है उनको पुलिस लेने आए तो उस पुलिस के ऊपर भी मामला दर्ज कर देना, जहां फेडरल स्ट्रक्चर की और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी और संविधान की व्यवस्था उसका उल्लंघन तो है ही, परंतु ऐसे लोगों को संरक्षण देना, प्रमोट करना जो भारत को बदनाम करने का। तो तीनों आदमी जहां हमारे और सीट के नहीं थे, ये लगातार कांग्रेस कर रही है। जेएनयू के अंदर जो नारे लगे वो आज भी दिल दहला देने वाले। इसी तरह से एआई समिट के अंदर जब भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर भारत को और अर्धनग्न कर देना तो हिमाचल के लिए शोभा नहीं देता और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए तो, और फिर ये तानाशाही और लोकतंत्र और हमारा क्या है, ये बेकार है सब। आपने सही कहा इस बात को, परंतु उसके ऊपर भी और ज्यादा चिंता की बात है कि उसको बूस्ट करना। आई डिड इट, यस, ऑन रिकॉर्ड माना है, आई डिड इट, ऑन रिकॉर्ड, और ये होना चाहिए, ये और भी ज्यादा चिंता की बात है। डॉक्टर साहब, राजा साहब का बहुत सम्मान था, पूर्व मुख्यमंत्री, अक्रॉस द पार्टी लाइन सम्मान था उनका। बीजेपी वाले भी बड़े लीडर उनका सम्मान करते, बाकी दूसरी पॉलिसी की बातें कुछ अलग होती है। उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी जब वो सीएम थे, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय को लेकर, कि जिस दिन इनके हाथ कहीं गलती से स्टेट आई तो कुछ कर देंगे। आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मुझे इस प्रकार से कोई टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए और मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु हिमाचल की जनता, वर्तमान सरकार की कार्यशैली, वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके सभी कर्मों को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है और अपना मन बना रही है, और इसका जवाब वो समय आने पर दे। दोस्तों, आखिरी सवाल, हमारे माननीय शांता जी सीएम बने, उससे पहले वो अध्यक्ष थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। माननीय धूमल जी सीएम बने, अध्यक्ष थे पहले उससे पार्टी, और जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री बने, अध्यक्ष थे। मैं डॉक्टर बिंदल जी को आने वाले वक्त में कहाँ देखूं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कार्य में, कर्म में विश्वास करता है, और मुझे बहुत लंबा समय हो गया पार्टी का काम करते हुए एक कार्यकर्ता के नाते। पार्टी ने मुझे ये ऊंचाइयां दी, ये मेरे पास, मेरे बस की नहीं। एक व्यक्ति को, छोटे से व्यक्ति को पार्टी 5 बार एमएलए बना दे, विधानसभा का अध्यक्ष बना दे, स्वास्थ्य मंत्री बना दे, प्रदेश अध्यक्ष बना दे, उसके बाद एक ही तमन्ना कि मैं पार्टी के माध्यम से समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, इसी तमन्ना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक ही विषय है, 2027 या उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बने, और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन आएगा, इसका निर्णय करना मेरी और पहुंच और विचार से बहुत बाहर है। मेरा दायित्व केवल और केवल कार्यकर्ताओं को संगठित करके सत्ता तक पहुंचाने का है, उसके बाद मेरा दायित्व समाप्त है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 के राजनीतिक रण के लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आपको बहुत आभार, शुक्रिया।